हेलो, जय हिंद, नमस्कार माय डियर क्लास 11th लवली स्टूडेंट्स। आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर, एंड मैं स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू ह्यूमैनिटीज वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। अब आपको समझना होगा कि पिछले चैप्टर के अंदर, पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कि सबसे पहले शहरों का निर्माण कहां पर हुआ था, और हमने देखा था कि इट वॉज इराक, जिसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बीच में, जहां पर सबसे पहले शहरों का निर्माण हुआ था। अब मेसोपोटामिया के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग सेंटर ऑफ अर्बनाइजेशन बने, अलग अलग जगहों पर शहरीकरण हुआ, एंड कैसे आखिरकार इराक को ईरान ने अपने कब्जे में कर लिया। उस समय जो एक बहुत बड़ा एम्पायर था विच वॉज कॉल्ड पर्शियन एम्पायर, इसने इराक को अपने कब्जे में कर लिया। एट द वेरी सेम टाइम हमने ये देखा था कि यूरोप के अंदर राइज हो रहा था एक और एम्पायर का विच वॉज कॉल्ड रोमन एम्पायर। अब ये रोमन एम्पायर एक नहीं बल्कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। आप देखेंगे इट वॉज स्प्रेड ओवर यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक फैला हुआ था, एंड ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो यूरोप के अंदर स्थापित हुआ था। क्योंकि हमने शहरों का निर्माण तो देख लिया था, लेकिन मानव सभ्यता का विकास और आगे बढ़ा और इंसानों ने साम्राज्य स्थापित करने शुरू किए, राज्य का निर्माण करना शुरू किया, एम्पायर बनाने शुरू किए। एंड इस चैप्टर के अंदर हम उसी एम्पायर की बात करेंगे विच वॉज कॉल्ड रोमन एम्पायर। अब इसको रोमन एम्पायर क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसका जो सेंटर था, जहां से ये चल रहा था, इट वॉज इटली का रोम शहर। इटली के रोम शहर से ये साम्राज्य ऑर्गेनाइज किया जाता था, वहां से ये चलाया जाता था, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज रोमन एम्पायर। इटली के रोमन शहर में इसकी कैपिटल थी, आई मीन इटली का रोमन जो शहर था इसकी कैपिटल थी। इटली वॉज द सेंटर ऑफ दिस एम्पायर, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट रोमन एम्पायर। लेकिन ये साम्राज्य एक बार में स्थापित नहीं हुआ। पहले ये साम्राज्य एक गणराज्य था। गणराज्य का मतलब क्या होता है? देखो, साम्राज्य का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह समझना होगा एक एम्पायर का मतलब क्या होता है। एक एम्पायर का मतलब होता है, देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पायर, मैं समझाता हूं आपको। एम्पायर का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी टेरिटरी होती है, एक सेंट्रल कंट्रोल होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल कंट्रोल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्लस यहां पर एक ही राजा है जो रूल करता है, एक एम्परर यहां पर रूल करता है। ठीक है साहब, पहले क्या था? ये रोमन एम्पायर नहीं, रोमन रिपब्लिक था। जब ये रिपब्लिक था, गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कन्फेडरेसी ऑफ स्टेट्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ये गणराज्य था। मतलब क्या हुआ कि आसपास के जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो रोम के अंडर में नहीं थे, बल्कि रोम के साथ जुड़े हुए थे, और मिलकर ये अपने पूरे इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। लेकिन आगे चलकर एक राजा आया जिसका नाम था ऑगस्टस ऑक्टेवियन, या ऑक्टेवियन ऑगस्टस, जिसने क्या किया कि रोमन रिपब्लिक को रोमन एम्पायर में घोषित कर दिया। अब रोमन एम्पायर का मतलब क्या हो गया कि अब जितनी भी टेरिटरीज जो रोमन साम्राज्य के साथ जुड़ी हुई थी, अब वो टेरिटरीज रोमन साम्राज्य से जुड़ी नहीं बल्कि रोमन साम्राज्य का ही हिस्सा बना ली जाएंगी। पहले क्या था रिपब्लिक के टाइम पे कि यहां पर छोटे छोटे राजा थे जो हर एक इलाके को रूल कर रहे थे, लेकिन वो रोम को अपना सर्वोच्च मानते थे, अपना सुप्रीम मानते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि रोम ने सारे इलाकों को डायरेक्टली अपने अंडर में ले लिया, और अब रोम उन सभी इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे रोमन एम्पायर के बारे में, नॉट रोमन रिपब्लिक के बारे में। अब रोमन रिपब्लिक की बात की जाए तो रोमन रिपब्लिक 509 से 27 BCE तक चलती है। मैंने क्या बताया? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहां पे हेड ऑफ द स्टेट को लोग चुनते हैं, कि मतलब लोग रोम को अपना हेड मानते थे, लेकिन हर इलाके का अपना राजा होता था जहां का एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद चलाता था। यहां पर एक बॉडी होती थी रोम के अंदर जिसको बोला जाता था सीनेट। सीनेट एक प्रकार से पार्लियामेंट होता था, ठीक है। तो सीनेट एक बॉडी होती थी जो पार्लियामेंट होती थी, और वो पूरे रोमन रिपब्लिक के जो राज्य होते थे उनके लिए नीतियां बनाते थे। राजा इसका हिस्सा होते थे, और राजाओं को नीतियां बताई जाती थी, और राजा अपने अपने राज्य में जाके वो नीतियां लागू कर देते थे। बट जब रोमन एम्पायर बन गया तो अब लोकल इलाकों के राजा नहीं है, हर एक राज्य का अपना राजा नहीं है, बल्कि अब उनके इलाके जो हैं वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन चुके हैं, और अब जो रोमन साम्राज्य का सम्राट है वही पूरे इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। तो रोमन रिपब्लिक के टाइम से ही एक बॉडी थी जिसको बोला जाता था सीनेट, एक प्रकार से संसद या पार्लियामेंट होती थी, जिसमें इटली के ही मेनली वेल्दी लोग होते थे, सारे अमीर लोग होते थे, और यहां की जो मेंबरशिप होती थी वो बाय बर्थ होती थी। और यहां पर रोमन रिपब्लिक में क्या होता था? एक लूज कॉन्फेडरेसी ऑफ स्टेट्स होती थी, कि छोटे 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 राज्य जो हैं इस रोमन रिपब्लिक से जुड़े हुए थे। आगे चलकर क्या होता है कि ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, एक राजा रहते हैं, ये जो रोमन सीनेट के ही मेंबर होते हैं। ये क्या करते हैं? 27 BCE में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि साहब अब से मैं रोमन रिपब्लिक नहीं बल्कि रोमन साम्राज्य की घोषणा करता हूं, और मैं खुद को एम्परर घोषित करता हूं। अब ऑल तो उन्होंने डायरेक्टली खुद को एम्परर नहीं बोला, ही कॉल्ड हिमसेल्फ प्रिंसिपेट।
उन्होंने खुद को क्या बोला? प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट का मतलब लीडिंग सिटीजन, कि भाई मैं सबसे सर्वोच्च सिटीजन हूं, जिसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मतलब यही हुआ कि साहब अब से जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो मैं ही लूंगा और मैं सबसे सर्वोच्च नागरिक हूं इस पूरे साम्राज्य का। सो इट वाज ऑक्टेवियन ऑगस्टस हु एस्टैब्लिश्ड रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर के जनरली हमें दो फेजेस देखने को मिलते हैं। रोमन साम्राज्य के इतिहास को इस चैप्टर के अंदर हम दो फेजेस में पढ़ेंगे। पहला है अर्ली रोमन एम्पायर। अर्ली रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है? 1st सेंचुरी सी से 3rd सेंचुरी सी तक की, जब रिपब्लिक की रिपब्लिक को हटाया गया और एम्पायर की स्थापना हुई, तब से लेकर 300 सी तक। क्योंकि 300 सी में आएगा 3rd सेंचुरी क्राइसिस, जब एक क्राइसिस आता है रोमन साम्राज्य के अंदर और रोमन साम्राज्य टूटकर बिखरने लगता है। और दूसरा फेज आता है 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बाद का, जिसको लेट रोमन एम्पायर या लेट एंटिक्विटी बोला जाता है, जब रोमन एम्पायर दो हिस्सों में टूट जाता है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। एंड फाइनली यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि नदर्न जर्मैनिक ट्राइब्स, जो दूसरे कबीले हैं, वो रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे एंड पोस्ट रोमन एम्पायर यहां पर स्थापित कर देंगे। अब रोमन साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट। उस समय पे लिखी गई जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो जैसे हिस्ट्रीज, उस समय के इतिहास जो लोग लिखते थे। इसी के साथ साथ एनाल्स। एनाल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ऐसे नैरेटिव्स होते हैं, ऐसी कहानियां होती हैं जो साल दर साल लिखी जा रही हैं, कि उस समय के लेखकों ने ही हर एक साल के इवेंट्स को एक साथ कंपाइल करके लिखा है, उनको एनाल्स बोला जाता है। इसी के साथ साथ लेटर्स, है ना, उस समय के राजाओं ने जो लेटर्स लिखे होंगे। सरमन का मतलब होता है उपदेश। राजाओं ने जो स्पीचेस दी या सीनेट के अंदर जो डिस्कशन हुए, वो सारी चीजें, नियम कानून जो लिखे गए, वो। इसी के साथ साथ हमारे पास है कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, पपायरी। ये पपायरी क्या होता है? पहले के टाइम पे पेपर नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे कि एक रीड जैसा प्लांट होता था, सरकंडे जैसा प्लांट होता था, एक पौधा होता था, उसको काट कर उसको एक प्लेन पेपर जैसा बना दिया जाता था और उस पर लिखाई की जाती थी। इसको बोला जाता है पपायरी। इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अकाउंट हो गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके साथ साथ हमारे पास है मटेरियल रिमेन्स। अब रोमन साम्राज्य के बारे में हम सभी जानते हैं और आप सभी ने उस समय के कई सारे बिल्डिंग्स को देखा होगा, उनके स्टैचूज को देखा होगा, उनके सिक्कों को देखा होगा, उनकी पेंटिंग्स को देखा होगा, उनकी मूर्तियों को देखा होगा। दैट इज व्हाट स्कल्पचर इज। बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, स्ट्रक्चर, कॉइन्स, मोजाइक्स, पोट्री, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रोमन साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए। अब जब हम रोमन साम्राज्य को पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन साम्राज्य के पैरेलली एक और एम्पायर था, विच वॉज कॉल्ड पर्शियन एम्पायर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि साहब एक तरफ तो हमारे पास यहां पर है रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर के ही बगल में यहां पर हमें देखने को मिलता है पर्शियन एम्पायर। तो इस पूरे टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि देयर वर टू ग्रेट एम्पायर्स, रोमन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर। और इन दोनों को डिवाइड पता है कौन करता था? यूफ्रेट्स नदी, याद है? तो यूफ्रेट्स नदी के वेस्ट का इलाका वॉज रोमन एम्पायर, यूफ्रेट्स नदी के ईस्ट का इलाका वॉज पर्शियन एम्पायर, और ये दोनों बहुत ही पावरफुल साम्राज्य थे। आप अगर देखेंगे तो चाइना इन दोनों साम्राज्यों को पता है क्या बोलता था? ताचिन। ताचिन का मतलब होता है ग्रेटर चाइना, या ऐसा साम्राज्य जो पूरे यूरोप और वेस्टर्न एशिया को कवर कर रहा है, तो इट वॉज कॉल्ड ताचिन। ठीक है साहब। अब ज्योग्राफी ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर की ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर हम करें तो मैं आपको बताता हूं। देखो, रोमन साम्राज्य के नॉर्थ में यहां पर दो नदियां थी जिनको राइन और डेन्यूब बोला जाता था। देयर वर टू रिवर्स विच वर कॉल्ड राइन एंड डेन्यूब। यहां पे राइन नदी थी, यहां पे डेन्यूब नदी थी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन था, साउथ में यहां पर सहारा डेजर्ट था, साउथ में यहां पर सहारा डेजर्ट था, और ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूफ्रेट्स नदी था। अब ये यूफ्रेट्स नदी बाउंड्री थी किसकी? पर्शियन और रोमन साम्राज्य की। अब पर्शियन एम्पायर की भी ज्योग्राफी थोड़ी सी अगर हम समझ लें, ईरानियन या पर्शियन एम्पायर, तो वहां पर उसके नॉर्थ में था कैस्पियन सी। अगर आप देखेंगे तो ये रहा यहां पर कैस्पियन सी। इसी के साथ साथ साउथ में यहां पर है पर्शियन गल्फ, और ईस्ट में उसके था अफगानिस्तान। तो दिस वॉज द ज्योग्राफी ऑफ रोमन एम्पायर एज वेल एज पर्शियन एम्पायर। ठीक है। बीच में मेडिटेरेनियन सी, आप देखो मेडिटेरेनियन सी रोमन साम्राज्य का सेंटर था। इसी के बगल में अटलांटिक ओशन, नीचे सहारा डेजर्ट, ऊपर राइन और डेन्यूब नदी, और ईस्ट में यूफ्रेट्स नदी। और यूफ्रेट्स नदी बॉर्डर है किसका? ईरानियन एम्पायर का भी। ईरानियन एम्पायर के साउथ में पर्शियन गल्फ, नॉर्थ में कैस्पियन सी, और ईस्ट में अफगानिस्तान। अब बात करें तो हमने क्या देखा कि इस साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया किसने था? सर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑक्टेवियन ऑगस्टस, राइट सर। अब चूंकि रोमन साम्राज्य 3 कॉन्टिनेंट्स में बसा हुआ है, समझ रहे हैं आप, 3 महाद्वीपों में बसा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा होगी। भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग यहां पर रह रहे थे। प्लस भाषा इनकी बहुत ज्यादा अलग थी। जैसे आप देखो, 2 मेजर भाषाएं जो रोमन एम्पायर में बोली जाती थी, इट वॉज लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। लैटिन और ग्रीक भाषा आप देखेंगे अगर, तो अगर मैं रोमन एम्पायर को ऐसे डिवाइड करूं तो माना जाता है
कि इस वाले इलाके में लैटिन भाषा बोली जाती थी, इस वाले इलाके में ग्रीक भाषा बोली जाती थी। सो दीज वर टू मेजर लैंग्वेजेस, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस। अब 27 बीसी में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एम्पायर को स्टैब्लिश किसने किया था। सर एम्पायर वाज स्टैब्लिश बाय ऑक्टेवियन ऑगस्टस, जो कि जूलियस सीजर का एडॉप्टेड बेटा था, और इसने खुद को प्रिंसिपेट बुलाया। प्रिंसिपेट का मतलब होता है लीडिंग सिटीजन। इसने खुद को एम्पायर, एम्परर नहीं बोला, इसने खुद को डायरेक्टली सम्राट नहीं बोला, इसने खुद को प्रिंसिपेट बोला। दैट मींस आई एम द लीडिंग सिटीजन, मतलब मैं सबसे सर्वोच्च नागरिक हूं और डिसीजन मेकिंग में मेरा सर्वोच्च फैसला होना चाहिए। बट इसने खुद को एम्परर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एक बॉडी थी जिसका नाम था सीनेट। अब ये सीनेट बहुत पावरफुल बॉडी थी। रोमन साम्राज्य के अंदर ये सीनेट जो होती थी, इसके पास बहुत सर्वोच्च सत्ता होती थी और ये डिसीजन मेकिंग का सबसे सुप्रीम बॉडी होती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑक्टेवियन ऑगस्टस ने खुद को एम्परर घोषित कर दिया होता तो ये सीनेट उसके अगेंस्ट में विद्रोह कर देती, और ऑक्टेवियन ऑगस्टस अपनी पावर को अपने हाथ में नहीं रख पाता और ये सीनेटर्स से डायरेक्टली नहीं कन्फ्रंट कर पाता। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ एम्परर, या फिर ऑगस्टस के बाद आने वाला भी जो राजा थे उन्होंने खुद को एम्परर नहीं बोला, रादर दे कॉल्ड देमसेल्फ प्रिंसेप्स, दैट इज लीडिंग सिटीजन। बट स्टिल वो सीनेट की जो बॉडी है उसको बुलाते थे, उस पर मीटिंग करवाते थे। अब सीनेट क्या था? एक पार्लियामेंट था जहां पर इटली के सारे अमीर लोग जो हैं उसके मेंबर होते थे और डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, राजा को सबसे ज्यादा टैक्स अमीर लोगों से ही मिलता है। अमीर लोग विद्रोह कर देंगे तो राजा को टैक्स कैसे मिलेगा? टैक्स नहीं मिलेगा तो सत्ता कैसे चलाएगा? अब इस सीनेट की मेंबरशिप जन्म से डिसाइड होती थी कि जो सबसे अमीर लोग होंगे वही सीनेट के मेंबर बन सकते थे, जिनके पास बहुत जमीनें होती थी। ये जो सीनेट की मेंबरशिप होती थी ये लाइफ टाइम के लिए होती थी, और मेनली इस सीनेट के अंदर रोमन और इटालियन डिसेंट के ही लोग होते थे, कि रोम और इटली के ही मेजरली लोग इस सीनेट के अंदर होते थे। बाहर के लोगों को ज्यादा सीनेट में आने का मौका नहीं दिया जाता था क्योंकि ये रोम में लोकेटेड था। अब माना जाता है कि सीनेट रिपब्लिक के समय से ही था, और इवन जब ऑगस्टस ऑक्टेवियन ने अपने आप को प्रिंसिपेट घोषित किया तो उसने सीनेट को हटाया नहीं, जैसा मैंने बताया, क्योंकि सीनेट के सपोर्ट के बिना वो सत्ता नहीं चला सकता था। सीनेट का सपोर्ट राजाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता था, और सीनेटर्स काफी पढ़े लिखे होते थे, इनको लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाएं आती थी, और कहीं ना कहीं राजा की पोजीशन या राजा की सत्ता को बनाए रखने में सीनेटर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता था। तीसरी आती है आर्मी। आर्मी अगेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, इतने बड़े साम्राज्य को अपने कब्जे में रखना, प्लस किसी नए इलाके को जीतना, ये आर्मी के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था। अब इसी समय में पर्शिया की मैं बात करूं अगर, तो पर्शिया के अंदर होती थी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी, जहां पर जबरदस्ती जवानों को पकड़कर आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन रोमन एम्पायर के अंदर एक सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी अगर कोई थी वो थी आर्मी, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी रोमन साम्राज्य के अंदर, और ये पेड आर्मी थी, मतलब प्रॉपरली इनका रिक्रूटमेंट होता था, इनको पेमेंट दी जाती थी, और मिनिमम एक जवान को 25 सालों की सर्विस देनी होती थी आर्मी के अंदर। बट आर्मी के साथ एक प्रॉब्लम था कि जब भी, अब चूंकि आर्मी के पास बहुत बड़ी पावर है, आर्मी इज द हार्ड पावर एट दैट टाइम, हार्ड पावर का मतलब मिलिट्री पावर है, उनके पास बंदूकें हैं, तो वो कभी भी अगर वो नाखुश होते थे राजा से या सीनेट से कि ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, या उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, या उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो विद्रोह कर देते थे। और राजा के लिए अगेन बहुत जरूरी होता था कि वो आर्मी को भी अपने कंट्रोल में रखे। एक सक्सेसफुल राजा वही होता था जिसके अंडर में उसकी आर्मी का कंट्रोल होता था। कई बार क्या होता था कि आर्मी दो राजाओं के बीच में बढ़ जाती थी कि नहीं साहब, हम इनको अपना राजा नहीं मानते, हम किसी और को मानते हैं, और वहां पर रोमन साम्राज्य के अंदर शुरू हो जाते थे सिविल वॉर। सिविल वॉर यूं तो रोमन साम्राज्य में स्टार्टिंग में ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ 69 सीई में ऐसा हुआ कि एक ही साल में 4 एम्परर्स को बदल दिया गया, बिकॉज लोग और आर्मी नाखुश थी। अदरवाइज रोमन साम्राज्य मोर और लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज गोइंग वेरी गुड। अब हमने क्या देखा कि रोमन साम्राज्य के अंदर 3 प्लेयर्स थे। सबसे पहले कौन? सर एम्परर, या फिर कह लीजिए प्रिंसिपेट, दूसरा था सीनेट, और तीसरी थी आर्मी। अब राजा बनने के लिए क्या नियम फॉलो होते थे? सक्सेशन टू थ्रोन वाज हेरिडिटरी, कि राजा के बाद उसका बेटा अगला राजा बनेगा। अब जरूरी नहीं कि राजा का नेचुरल बेटा, वो अडॉप्टेड बेटा भी हो सकता है, गोद लिया हुआ बेटा भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि ऑक्टेवियन ऑगस्टस ये जूलियस सीजर का ओरिजिनल बेटा नहीं था, बल्कि अडॉप्टेड बेटा था। टाइबेरियस ये ऑगस्टस का अडॉप्टेड बेटा था, और ये राजा बन सकता था। तो जनरली ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी, अडॉप्टेड बेटे भी राजा बन सकते थे। अब बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखो हमने क्या देखा कि जब रोमन रिपब्लिक था तो रोम वॉज दी सेंटर, लेकिन हर एक इलाके का अपना राजा होता था, कि यहां का भी राजा होगा, यहां का भी अपना राजा होगा, यहां का भी अपना राजा होगा, इस इलाके का भी अपना राजा होगा, इस इलाके का भी अपना राजा होगा। लेकिन वो सब किसकी बात मानेंगे? वो सब बात मानेंगे रोम की। ठीक है, तो हर इलाके का अपना राजा तो है, लेकिन वो बात रोम की मानते हैं। लेकिन जब रोमन रिपब्लिक खत्म हो गया और रोमन एम्पायर स्टैब्लिश हो गया, तो मतलब क्या हुआ? क्या अब कई सारे राजा हो सकते हैं? नहीं सर, अब देयर विल नॉट बी मल्टीपल किंग्स। तो क्या होगा अब इन किंगडम्स को, जो पहले रोमन साम्राज्य, रोमन रिपब्लिक पर डिपेंडेंट थे, अब वो डिपेंडेंट नहीं है, वो उसका हिस्सा। इन सभी को पकड़कर क्या कर लिया गया? अपने अंदर समा लिया गया, अपने राज्य का हिस्सा बना लिया गया, और क्या बोल दिया गया कि अब आप रोमन साम्राज्य का ही हिस्सा है।
अब एक बार अगर ये किसी साम्राज्य का हिस्सा बन गए तो क्या मल्टीपल राजा हो सकते हैं? नहीं सर, अब सिर्फ एक ही राजा है, दैट इज रोमन एम्परर। अब सिर्फ एक ही राजा है, दैट इज रोमन एम्परर, राइट सर। अब चूंकि ये सारे इलाके रोमन साम्राज्य के अंडर में आ गए हैं, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, यहां की राज्य व्यवस्था कैसे चलाई जाए, क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर है, कैसे राज्य व्यवस्था यहां से चलाई जाए? तो क्या किया गया कि हर एक इलाके का जो अर्बन सेंटर था, क्योंकि यहां पर ये कुछ बड़े बड़े शहर थे। आप देखो ना कि आप अपने शहर के आप जहां कहीं पर भी रहते हैं तो जो कैपिटल होती है वहीं पर सारे ऑफिसेस होते हैं, और वो जनरली कोई एक अच्छा या बड़ा शहर होता है जहां पर सारे कैपिटल या ऑफिसेस होते हैं, और वहीं से पूरे इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मतलब जितने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ऑफिसेस हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल में ही हैं, और भोपाल से ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है। इनफैक्ट उनकी जो विधानसभा है वो भी भोपाल में है। तो कोई भी बड़ा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होना है तो वो भोपाल से ही होता है, भोपाल में ही मेजर ऑफिसेज लोकेटेड है। सेम रोमन साम्राज्य में क्या देखा उन्होंने कि कौन कौन से बड़े शहर हैं किस इलाके में। अब उन्होंने 3-4 शहर पकड़ लिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि 3-4 शहर पकड़ लिए, और उन 3-4 शहरों से रोमन साम्राज्य को चलाने की कोशिश की। अब पहले जो 200 साल थे रोमन साम्राज्य के, वो ठीक ठाक थे। वहां पर क्या राजाओं ने ज्यादा कोशिश नहीं की कि हम नए इलाके को जीतें। सिर्फ एक राजा थे 113 से 117 के बीच में, जिनका नाम था ट्राजन। उन्होंने भारत को जीतने की कोशिश की, बट वो फेल हो गए। अदरवाइज पहले 200 साल जो थे, इट वॉज द ईयर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति थी और बढ़िया फल फूल रहा था साम्राज्य। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जैसी मैं आपको बात बता रहा था मेरी जान, तो मैंने आपको क्या बताया कि रिपब्लिक के टाइम पर हर एक राज्य के पास अपने आजादी होती थी, अपना किंगडम था, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद से चलाते थे। लेकिन जब एक बार एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ तो रोमन साम्राज्य का डायरेक्ट रूल इन एरियाज पर एस्टैब्लिश कर दिया गया, और इन सभी इलाके को रोमन प्रोविंस या रोमन राज्य बना दिया गया। इससे पहले क्या था, वो सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, लेकिन एक बार जब रोमन डायरेक्ट रूल उनके ऊपर स्थापित हो गया तो इन सबको क्या बोल दिया गया कि अब से ये रोमन साम्राज्य के राज्य हैं। जैसे भारत है, भारत एक तरीके से समझो ये रोमन एम्पायर है, और रोमन एम्पायर के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। तो रोमन एम्पायर तो एक पूरा हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, और हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। तो क्या किया जाता है, हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट चुनी जाती है, और वो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। बिल्कुल सही सर, संभालती है। यही किया गया रोमन साम्राज्य के अंदर। इटली को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ इटली को छोड़कर बाकी सारे इलाकों को प्रोविंस बोल दिया गया। प्रोविंस का मतलब राज्य, और क्या बोला गया कि अब हर एक इलाके से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इन राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, क्योंकि पहले तो जो छोटे राजा होते थे वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, राज्य व्यवस्था। अब कैसे चलाया जाए, तो क्या किया गया, जो बड़े बड़े शहरी क्षेत्र थे जैसे कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, मैं आपको दिखाता हूं, आप मैप में देखिएगा आपको समझ आएगा। देखिए कार्थेज, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अलेक्जेंड्रिया, फिर हमारे पास है एंटियोक। ये बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। तो क्या किया गया, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक को पकड़ के, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक को पकड़ के क्या कर दिया गया, इनको इंपॉर्टेंट सेंटर बना दिया गया। और क्या बोला गया कि कार्थेज सेंटर रहेगा, और कार्थेज इस पूरे इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ये इस पूरे इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ये इधर पूरे इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, राइट सर। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए क्या किया जाता है, क्या प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के सरकार चलाते हैं? सो सॉरी, हाँ सर चलाते हैं। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर हर एक राज्य की भी सरकार चलाते हैं? नहीं सर, हर एक राज्य की सरकार चलाने के लिए राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। क्या किया गया, इनको बोला गया प्रोविंसेस, और इन प्रोविंसेस के अंदर क्या किया गया, प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट किए गए। क्या किए गए, प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट किए गए, कि भाई हर एक इलाके के अपने गवर्नर होंगे जो इस इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। अब क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ही यहां पर जरूरी है? नहीं सर, सेफ्टी भी जरूरी है। तो इन प्रोविंशियल गवर्नर्स को साथ साथ आर्मी पावर भी दे दी गई, कि इनके पास अंडर में एक आर्मी भी होगी ताकि अपने राज्य की सुरक्षा भी कर सके। अब सुनना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। ये रहा इटली, और इटली की कैपिटल थी रोम, और सीनेट कहां पर था सर, रोम में। तो पहले क्या होता था कि जो सीनेट होता था वही हर एक इलाके की सरकार को गवर्न करती थी, हर एक इलाके की सरकार को चलाती थी, हर एक इलाके की सरकार को कंट्रोल करती थी। और ये सीनेटर्स मेनली कौन होते थे सर, जो रोम और इटली के मेंबर्स होते थे। और ये सीनेटर्स जो होते थे ये मेनली ज्यादा पावरफुल होते थे उस समय में। क्यों? क्योंकि सीनेट जो था वो रोम में लोकेटेड था, तो यही के मेंबर सीनेट के मैक्सिमम मेंबर्स होते थे, और इनके पास बहुत ज्यादा पावर भी होती थी। लेकिन अब जब धीरे धीरे करके नए सेंटर्स ऑफ पावर खुलने लगे, तो क्या सीनेट का कंट्रोल इन लोगों के ऊपर उतना ज्यादा रहेगा? नहीं सर, क्योंकि अब यहां पर अपने खुद के गवर्नर्स हैं, इनके पास खुद की आर्म्ड पावर है। दीज पीपल स्टार्टेड बिकमिंग मोर इन्फ्लुएंशियल, मोर पावरफुल। सीनेटर्स तो हैं, बट ये लोग भी अब पावरफुल बनने लगे। धीरे धीरे करके ये भी गवर्निंग क्लास का हिस्सा बनने लगे।
पहले इटली वॉज द सेंटर ऑफ पावर, अब इटली के अलावा छोटे छोटे और सेंटर ऑफ पावर खुल रहे थे, एंड इटली और रोम की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके कम हो रही थी, सीनेटर्स की इंपॉर्टेंस कम हो रही थी, और ये प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे, जिनके पास अब एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्मी दोनों पावर्स थी, वो इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे। क्योंकि देखो, सेंटर में इटली के अंदर जो एम्परर होता था वही पूरी आर्मी को कंट्रोल करता था, सीनेटर्स के पास आर्मी का पावर नहीं था, बट ये जो प्रोविंशियल गवर्नर है इनके पास आर्मी का भी पावर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से क्या किया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अलाइन किया गया। अब इन गवर्नर्स को क्या बोला गया, इस इलाके का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, टैक्स कलेक्ट करिए और राजा की हेल्प कीजिए, और प्लस अपने अंडर में एक आर्मी रखिए, जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी आप आर्मी लेकर आएंगे, या यहां पर ही कोई युद्ध हुआ, किसी ने अटैक किया, तो आप अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े शहर थे, दे बिकेम द सेंटर्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और हर एक सिटी को एक इलाका दे दिया गया कि आप इतने इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे और वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब इन अर्बन सेंटर्स के अंदर जो लोकल अपर क्लासेस थी, जो यहाँ के लोकल रईस लोग थे, उनको गवर्नर बना दिया गया, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, और इसी के साथ साथ उनको आर्मी कमांडर भी बना दिया गया, एंड दे बिकेम मोर पावरफुल देन सीनेटोरियल क्लासेस। इनफैक्ट आप देखो कि एम्परर हमेशा कोशिश करता रहता था कि सीनेट की सत्ता को किसी भी तरीके से कम किया जाए, क्योंकि सीनेट की सत्ता कम होगी तभी तो एम्परर की सत्ता बढ़ेगी। तो एम्परर लगे रहते थे कि सीनेटर्स को किसी तरीके से हटाया जाए, इनकी सत्ता को कम किया जाए। तो गैलेनस ने इनफैक्ट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा। उसने क्या बोला कि साहब, अब से सीनेटर्स के पास कोई भी आर्मी पावर नहीं होगी, जो भी छोटी मोटी रहती थी वो भी उनसे छीन ली जाएगी, और अब वो आर्मी ऑफिसर्स को ना हेड करेंगे ना किसी भी आर्मी पावर को अपने पास रखेंगे, ताकि सीनेटर्स की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा सके। तो सेकंड थर्ड सेंचुरी में क्या हो रहा है, प्रोविंशियल सेंटर्स का राइज हो रहा है, ये प्रोविंशियल गवर्नर्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, सेंटर ऑफ पावर इटली के सीनेट से हटकर प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास जा रहा है, और इसका अल्टीमेट फायदा मिल रहा है एम्परर को। राइट सर, इटली का डोमिनेंस धीरे धीरे करके सीनेट में डिक्लाइन होने लग गया, और जो प्रोविंशियल ओरिजिन के लोग हैं उनका राइज होना शुरू हो गया। ठीक है, नए एलिट्स का राइज, जैसे स्पेन, अफ्रीका, ईस्ट का राइज होना शुरू हो गया। इसी के साथ साथ अब रोमन एम्पायर के अंदर अलग अलग जगहों पे अर्बन एरियाज का राइज होना शुरू हो गया, शहरी केंद्रों का राइज होना शुरू हो गया, और इन शहरों के अंदर जीवन एकदम बहुत लेविश होता था, बहुत एडवांस्ड होता था। अब किसी भी एरिया को अर्बन सेंटर कब बोला जाता था, उसको सिटी कब बोला जाता था, जब वहां पे एक टेरिटरी होती थी, उनके अपने खुद के मैजिस्ट्रेट गवर्नर होते थे, रूलिंग अथॉरिटी होती थी, उनकी खुद की एक काउंसिल होती थी, और उनके अंडर में कुछ गांव होते थे जहां से वो टैक्स कलेक्ट करते थे। इनफैक्ट इन शहरों के अंदर पब्लिक बाथ और स्पेक्टेकुलर मतलब ओपन ऑडिटोरियम होते थे जहां पर शो किए जाते थे। तो मतलब एक अर्बन कल्चर का तेजी से राइज होना शुरू हो गया था रोमन एम्पायर के अंदर। पहले 200 साल बहुत जबरदस्त बीते, रोमन साम्राज्य के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आया थर्ड सेंचुरी, 200 से लेके 300 सेंचुरी सीई के बीच का समय। ये थर्ड सेंचुरी अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया रोमन एम्पायर के लिए। इस थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में से हम टोटल 3 क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्राइसिस है अटैक बाय शापुर फर्स्ट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया, ये रहा रोमन एम्पायर और इसी के बगल में है ये पर्शियन एम्पायर। पर्शिया के अंदर एक नया एम्पायर आया विच वॉज कॉल्ड ससानियन एम्पायर। इसको क्या बोला गया, ससानियन एम्पायर। और इस ससानियन एम्पायर के ईरान या पर्शिया के अंदर ये आया, और इस ससानियन एम्पायर के राजा थे शापुर फर्स्ट। ये शापुर फर्स्ट ने रोमन साम्राज्य के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया ईस्ट से, और आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य की जो ईस्टर्न टेरिटरीज हैं, काफी सारी टेरिटरीज को इन्होंने छीन लिया इनसे। इनफैक्ट एंटियोक जो इनकी कैपिटल थी, यू रिमेंबर मैंने आपको मैप में दिखाया था, ये जो इनकी एंटियोक कैपिटल थी, जो ईस्टर्न कैपिटल थी, दिस एंटियोक शहर, यहां तक आके शापुर फर्स्ट ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, शापुर फर्स्ट ने कब्जा कर लिया था 225 सीई में। इनफैक्ट इसका एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है 3 लैंग्वेजेस का, जो बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी रोमन आर्मी को हरा दिया था और एंटियोक पर कब्जा कर लिया था। तो पहला प्रॉब्लम कहां से आ रहा है सर, शापुर फर्स्ट से, ईस्ट की तरफ से। दूसरा प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, इधर नदन जर्मैनिक ट्राइब्स। अब ये रोमन साम्राज्य के ऊपर, ये राइन और डैन्यूब नदी के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, मेरी जान ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कई सारे कबीले रहते हैं, जंगली कबीले। ठीक है, नदन जर्मैनिक ट्राइब्स, यहां पर कई सारे कबीले रहते हैं जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। अब ये लोग भी रोमन साम्राज्य से बहुत ज्यादा नाखुश थे। क्यों? क्योंकि रोमन राजा क्या करते थे, इनके इलाकों पर अटैक करते थे, इनके लोगों को पकड़कर इनको आर्मी में भर्ती कर लेते थे, इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे, प्लस इनसे इनके रिसोर्सेज छीन लेते थे, जिससे ये जर्मैनिक ट्राइब्स बहुत ज्यादा नाखुश थे। थर्ड सेंचुरी सीई से इन नदन जर्मैनिक ट्राइब्स ने भी एक एक करके रोमन साम्राज्य के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। राइन और डैन्यूब नदी के आसपास के इलाकों पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया नदन जर्मैनिक ट्राइब्स ने, जिसके चलते देखो अब ईस्ट से तो अटैक हो ही रहा है, नॉर्थ से भी अटैक होने शुरू हो गए इन नदन जर्मैनिक ट्राइब्स के। द सेकेंड वॉज अटैक्स बाय नदन जर्मैनिक ट्राइब्स, अल्लमनी, फ्रैंक्स, गॉथ्स, इन्होंने राइन और डैन्यूब नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया और 233 से लेकर 280 के बीच में लगातार इन्होंने अटैक करने शुरू किए। अब इतना ज्यादा अटैक होना शुरू हो गया कि राजा इसको संभाल नहीं पा रहे थे।
राजा बेचारे कमजोर पड़ गए इनके अटैक से, और ये लोग इनको बारबेरियन बोलते थे, जंगली, कि साहब ये तो जंगली लोग हैं, जंगली आकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। बट ये इनके पास उनका कोई तोड़ नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था। धीरे धीरे करके नॉर्थ के कई सारे इलाके रोमन साम्राज्य को छोड़ने पड़े और नदर्न जर्मैनिक कबीलों ने इनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साहब साम्राज्य के अंदर ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, राजनीतिक अव्यवस्था आ गई। राजा अब इस सिचुएशन को संभाल ही नहीं पा रहे थे, तो तेजी से राजा चेंज होने लगे। एक राजा आया, वो संभाल नहीं पाया, दूसरा राजा आया। माना जाता है केवल 47 ईयर्स में 25 एम्परर चेंज हो गए थे। ओनली इन 47 ईयर्स, 233 से लेकर 280 के बीच में 25 राजा बदल गए थे। एंड दिस वाज थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। यहां से सवाल आता ही आता है, ठीक है। अब जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर, अब अपन थर्ड सेंचुरी के बाद का दोबारा से पढ़ेंगे। अब थर्ड सेंचुरी के बाद का जो समय है वो कहलाएगा लेट एंटिक्विटी की। फिर क्या क्या हुआ, अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रोमन साम्राज्य का समाज कैसा था, वहां पर इकोनॉमी कैसी थी, वो सारी चीजें। जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर की बात की जाए तो रोमन साम्राज्य की जो फैमिली होती थी वो न्यूक्लियर फैमिली होती थी, कि वहां पे मम्मी डैडी बच्चे और गुलाम होते थे, और शादी के बाद जो उनका बेटा होता था वो जनरली एक नई फैमिली में रहने चला जाता था। वो लोग यूनाइटेड फैमिली में या जॉइंट फैमिली में नहीं रहते थे। महिलाओं के पास अपने खुद के कुछ हक होते थे। जनरली शादियां जो होती थी वो अरेंज मैरिज होती थी, लेकिन महिलाओं के पास फिर भी प्रॉपर्टी का हक होता था। शादी के बाद भी महिला अपने पिताजी की प्रॉपर्टी, महिला के जो पिताजी हैं उनकी प्रॉपर्टी पर उनका हक होता था और प्रॉपर्टी का शेयर उनको मिलता था। ऑल्दो शादी का दहेज हस्बैंड को मिल जाता था, लेकिन महिला अपने पिताजी की प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से मैनेज कर सकती थी, और महिला इंडिपेंडेंटली अपने प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती थी। मतलब हस्बैंड की अपनी प्रॉपर्टी, महिला की अपनी प्रॉपर्टी, इवन दो दे आर मैरिड, बट अभी भी वो दो अलग अलग एंटिटीज हैं, उनके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी का हक है। इवन डाइवोर्स भी इजी होता था, दोनों में से कोई भी डाइवोर्स कर सकता था, मैन या फीमेल। बट शादी की जो एज होती थी ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। मेल्स की शादी 28 से 32 साल की उम्र के बीच होती थी, महिलाओं की शादी 18 से 22 साल की उम्र में। अब देखो, अब ऑलमोस्ट 8 से 10 साल का एज गैप आ रहा है, और यही एज गैप क्या होता था कि पुरुष जो था वो महिला के ऊपर कंट्रोल करता था, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता था। सेंट ऑगस्टाइन, ये क्रिश्चियन संत थे, अफ्रीका से आए हुए, ये बताते हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस इनके घर पर होता था, इनके पिताजी रोज इनकी माताजी को मारते थे। इनफैक्ट रोमन साम्राज्य के अंदर पिताजी के पास बच्चों को लेकर ज्यादा हक होते थे, कि पिताजी अपने बच्चों को लेकर डिसीजन ले सकते थे कि भाई अगर वो चाहें तो बच्चों को ठंड में छोड़कर मरने भी दे सकते थे, इतना हक था उनके पास। महिलाओं के पास ये हक नहीं था। टॉकिंग अबाउट लिटरेसी की, लोग कितने पढ़े लिखे थे, तो यार लिटरेसी की जब बात करें ना, कैजुअल लिटरेसी मतलब नॉर्मल पढ़ाई लिखाई की बात करें, एकदम ऐसा नहीं कि कोई विद्वान होता था, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई क्या लोगों के बीच में ज्यादा थी, लोग कॉमनली ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। तो हमें अलग अलग शहरों में अलग अलग लेवल ऑफ लिटरेसी देखने को मिलते। जैसे पोम्पेई एक शहर था जो कि 79 सी में एक वॉल्केनिक इरप्शन में दब गया था। जब उसकी खुदाई की गई तो पाया गया कि यहां पर लोग काफी पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि दीवारों पर काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स बने हुए देखने को मिले इनके शहरों में, और ग्राफिटी, दीवारों पर पेंटिंग की जाती थी, अलग अलग चीजें लिखी हुई होती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जब पढ़ लिख पाते होंगे तभी इनको लिखा जाता होगा। लेकिन वहीं इजिप्ट की जब हम बात करते हैं तो इजिप्ट के अंदर मेनली जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिले हैं, सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, जिनको पढ़े लिखे लोगों के द्वारा और पढ़े लिखे लोगों ने ही लिखा हुआ है, विच सजेस्टेड कि केवल कुछ ही लोग पढ़े लिखे हुए थे, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, जैसे सोल्जर्स, आर्मी ऑफिशियल्स या एस्टेट मैनेजर, मतलब जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जिनके अंडर में होती थी, लैंड ओनर, सिर्फ वही पढ़े लिखे हुए होते थे। अब कल्चर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया ही मेरी जान कि कल्चर ऑब्वियसली रोमन साम्राज्य का बहुत ज्यादा डाइवर्स था। क्यों? क्योंकि सर आप देखिए ना कि 3 कॉन्टिनेंट्स में बसा हुआ है। भारत के अंदर, सिर्फ भारत में ही 28 राज्यों, और 28 राज्यों के अंदर इतनी ज्यादा सांस्कृतिक विविधताएं हैं। वो तो 3 एम्पायर, 3 कॉन्टिनेंट्स में बसा हुआ था पूरा एम्पायर, तो ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंसेस थे। हमें देखने को मिलता है कि वो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, अलग अलग कपड़े पहन रहे थे, अलग अलग खाना खा रहे थे, उनके सोशल सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग थी, कुछ आदिवासी लोग थे, कुछ आदिवासी लोग नहीं थे, प्लस उनके जीवन शैली अलग अलग थी। इनफैक्ट आप देखिए उनकी भाषाएं भी बहुत अलग अलग थी। यूं तो हमने देखा कि ग्रीक और लैटिन 2 मेजर भाषाएं थी, बट इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जैसे ईस्ट में एरामाइक, इजिप्ट में कॉप्टिक, नॉर्थ अफ्रीका में प्यूनिक बर्बर और स्पेन में सेल्टिक। यहां पर एरामाइक, यहां पर कॉप्टिक, यहां पर प्यूनिक बर्बर, यहां पर सेल्टिक। रोम में लैटिन भाषा बोली जा रही है, काफी मेजर हिस्सा यहां पर ग्रीक भाषा बोल रहा है, राइट सर। लेकिन हुआ क्या कि ये भाषाएं केवल अभी बोली जाती थी, इनको लिखना बहुत अभी शुरू नहीं किया गया था, बहुत लेट इनको लिखना शुरू किया गया। जैसे कॉप्टिक भाषा को 3rd सेंचुरी सी में लिखना शुरू किया गया था, और आर्मेनियन भाषा को तो 5th सेंचुरी सी में लिखना शुरू किया गया था। इनफैक्ट माना जाता है कि एक बार जब लैटिन लिखी जाने लगी तो लैटिन के आने के बाद स्पेन और काफी सारे इलाकों की भाषाओं को रिप्लेस कर दिया गया लोकल भाषाओं को, और मेजर लोगों ने लैटिन ही बोलना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इनके इकोनॉमिक एक्सपांशन के बारे में कि इनकी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो देखो साहब, रोमन साम्राज्य के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थे। वहां पर अलग अलग प्रकार के बंदरगाह थे जहां से व्यापार होता था, वहां पर अलग अलग प्रकार की खदानें थी, वहां पर पत्थरों की खदानें थी, क्वेरीज बेसिकली स्टोन माइंस को बोला जाता है, ब्रिक यार्ड जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं, और ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी।
माना जाता है कि रोमन साम्राज्य के अंदर व्हीट, वाइन और ऑलिव ऑयल, गेहूं, जूस और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता था। इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता था और इसको कंज्यूम भी बहुत ज्यादा किया जाता था। ये मेनली कहां से आता था? स्पेन, गैलिक प्रोविंस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट और इटली के इलाकों से। माना जाता है कि एम्फोरे नाम का एक बर्तन होता है जिसमें ऑलिव ऑयल या दूसरे प्रकार के लिक्विड लाए जाते थे, और ड्रेसल 20 नाम का एक बर्तन होता था जिसमें स्पेन का ऑलिव ऑयल लाया जाता था। माना जाता है कि पहले इटली से ऑलिव ऑयल बनाया जाता था, जैतून का तेल बनाया जाता था, बट आगे चलकर इटली की जगह स्पेन से ऑलिव ऑयल आने लगा, और स्पेन अपना ऑलिव ऑयल मेनली किस बर्तन में भेजता था? एक बर्तन जिसको ड्रेसल 20 बोला जाता था। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ये सारे एरियाज आपको मैप में दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए। ये देखिए, ये वाला जो हमारे पास सबसे पहला है स्पेन, इसको बैटिका बोला जाता था, ठीक है। फिर हमारे पास है ये गॉल, फिर यहां पे हमारे पास है गैलीली का इलाका, इसी के साथ साथ हमारे पास है ये नॉर्थ अफ्रीका का इलाका, ठीक है, खासकर ये वाला इलाका, ये रहा हमारे पास इटली का इलाका, ठीक है। इन सभी इलाकों से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था और खाने पीने की चीजें आती थी। अब पहले जैतून का तेल कहां से आता था? जैतून का तेल पहले मेनली इटली से आता था, लेकिन आगे चलकर वो कहां से आने लगा? स्पेन से, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा सस्ता जैतून का तेल प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये ड्रेसल 20 नाम के एक बर्तन के अंदर वो जैतून का तेल हर जगह पहुंचाते थे। आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि स्पेन की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं रही और नॉर्थ अफ्रीका का जो इलाका है ये जैतून के तेल का प्रोडक्शन करने लगा। आगे चलकर और थोड़ा ईस्ट में हम आए तो यहां पर जैतून के तेल का प्रोडक्शन होने लगा, एंड धीरे धीरे करके सीरिया और पैलेस्टीन के इलाकों से जैतून का तेल आने लगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी एरिया पहली चीज बढ़िया तरीके से जैतून का तेल लगातार प्रोड्यूस करेगा, उनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा और अच्छी क्वालिटी को सस्ते दामों में प्रदान कर पाएगा, उसी एरिया से जैतून का तेल मंगवाया जाता था। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग सेंटर्स बने जहां से जैतून का तेल रोमन साम्राज्य में लाया जाता था। इसी के साथ साथ रोमन साम्राज्य का कुछ एक ऐसा इलाका था जो बहुत उपजाऊ था, जहां पे बहुत जबरदस्त खेती होती थी, जैसे इटली का इलाका, कैंपेनिया और सिसिली। इटली में कैंपेनिया और सिसिली, ये देखो यहां पर है कैंपेनिया और सिसिली, बहुत उपजाऊ इलाका था कैंपेनिया और सिसिली, ठीक है साहब। इजिप्ट में फायूम का इलाका, ये वाला जहां पे नाइल नदी बहकर जाती है। देन हमारे पास है गैलीली का इलाका, दिस इज गैलीली का इलाका। इसके बाद बाइजेशियम, ये रहा ट्यूनिशिया जिसको बाइजेशियम बोला जाता है। फिर हमारे पास है सदर्न गॉल, ये वाला इलाका, और दूसरा बाइटिका का इलाका। ये कुछ ऐसे इलाके थे जो बहुत ही उपजाऊ इलाके थे और यहां पर खेती बहुत जबरदस्त होती थी। क्या क्या चीजें यहां से मंगवाई जाती थी मेरी जान? क्या क्या चीजें यहां से मंगवाई जाती? जैसे देखो, सबसे बढ़िया प्रकार की वाइन कहां से आती थी? सबसे बढ़िया प्रकार की वाइन आती थी कैंपेनिया से, ठीक है सर। वीट कहां से आता था? वीट मतलब गेहूं, सिसिली और बाइजेशियम से वीट आता था। इसी के साथ साथ गैलीली का जो इलाका था, ये इलाका बहुत ज्यादा, ये गैलीली बोला जाता है इस इलाके को, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाका था, यहां पे तो बहुत जबरदस्त खेती होती थी। इसी के साथ साथ इनफैक्ट एक राइटर है जोसेफस, वो इसके बारे में बताते हैं कि गैलीली के तो हर एक इंच में खेती की जाती थी क्योंकि वो इतना ज्यादा उपजाऊ था। ऑलिव ऑयल की बात की जाए तो वो स्पेनिश, ये देख रहे हो, ये यहां पर एक रिवर है, ये यहां पर स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो होता था ये यहां से आता था, और यहां पर बड़े बड़े जैतून के तेल के खेत होते थे जिनको फंडी बोला जाता था। जैतून के तेल के बड़े बड़े खेत होते थे जिनको फंडी बोला जाता था, ठीक है साहब। अब ये तो हो गई खेती की बात। अब अगर आप अफ्रीका में जाओगे मेरी जान, तो ये रहा न्यूमीडिया, आप न्यूमीडिया के इलाकों को देखो, या आप देखो इस वाले इलाके को, तो ये वो इलाके होते थे जहां पर लोग खेती नहीं करते थे, बल्कि यहां पर लोग पास्टोरलिस्ट होते थे। पास्टोरलिस्ट, वो चरवाहे होते थे, क्योंकि यहां पर जमीन इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, तो यहां के लोग खेती नहीं करते थे बल्कि वो चरवाहे होते थे, घुमक्कड़ चरवाहे। एंड दे फॉलोड अ प्रैक्टिस विच वाज कॉल्ड ट्रांसह्यूमन्स। अब ये ट्रांसह्यूमन्स क्या प्रैक्टिस होती है? बेसिकली चरवाहों की सीजनल मूवमेंट होती है कि सीजन के हिसाब से वो मूवमेंट करते हैं। ठंड के समय में वो क्या करते हैं, पहाड़ों के इलाकों से नीचे प्लेन के इलाकों में आ जाते हैं, और गर्मियों के समय में प्लेन से पहाड़ों पे जाते हैं, और ये हर साल ऐसी मूवमेंट करते हैं सीजन के हिसाब से। इसको ट्रांसह्यूमन्स बोला जाता है। बेसिकली वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ताकि उन्हें अपने गाय भेड़ों के लिए चारा मिल सके और वो अपने पशुओं को जिंदा रख सके। अब ये ट्रांसह्यूमन्स न्यूमीडिया में फॉलो होता था, अल्जीरिया के इलाकों में, जहां पर पास्टोरल चरवाहे और सेमी नोमैडिक घुमक्कड़ लोग जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे अपने जानवरों के साथ, और वो अपने साथ अपने ओवल शेप के एक हट को लेकर घूमते थे जिसको मापिला बोला जाता था। नॉर्थ स्पेन के अंदर सेल्टिक स्पीकिंग जो लोग थे वो लोग बेसिकली पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे घर बनाकर रहते थे जिनको कैस्टेला बोला जाता था। इस इलाके की बात कर रहा हूं मैं। अब इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य के अंदर कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल हो रहा था। आप देखिए वो लोग वाटर पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, वो वाटर मिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। वाटर मिलिंग समझते हो? पानी को अगर बहुत प्रेशर से निकाला जाए एक पतली सी धार से ना, तो वो पत्थर को भी काट सकता है। दिस इज नोन एज वाटर मिलिंग। या पानी को एक बहुत तेज और बहुत पतली धार में निकाल रहे हो एक
सोर्स से, और वो इतनी फास्ट है कि वो किसी भी पत्थर को काट सकते हैं। दिस इज नोन एज वाटर मिलिंग। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स, हाइड्रोलिक पानी का इस्तेमाल करके माइनिंग की जा रही है, खुदाई की जा रही है। इसी के साथ साथ वहां पर कमर्शियल बैंकिंग के नेटवर्क थे। रोमन एम्पायर में इस समय तक आते आते बैंकिंग की व्यवस्था शुरू हो गई थी, बड़े स्तर पे करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा था और मनी का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पे हो रहा था। मैं आपको बताऊं, इस समय रोमन साम्राज्य के अंदर बेसिकली एक सिक्का था जो सबसे ज्यादा प्रचलित था। इट वॉज कॉल्ड दिनेरियस या दिनारी। ये 4.5 ग्राम का प्योर सिल्वर का सिक्का होता था एंड इट वॉज कॉल्ड दिनेरियस या दिनारी। तो बहुत बड़े स्तर में मनी का भी इस्तेमाल हो रहा था रोमन एम्पायर के अंदर। अब रोमन साम्राज्य के अंदर एक सबसे यूनिक चीज पता है और क्या थी, या यूनिक तो नहीं बोलूंगा बट एक अलग चीज ये थी कि स्लेव्स का बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे इस्तेमाल होता था। ये सारे जो काम हो रहे हैं ना, यहाँ मजदूरी करने के लिए गुलामों का बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल होता था। माना जाता है स्लेवरी या गुलामी रोमन साम्राज्य में बहुत बड़े स्तर में फॉलो की जाती थी। ठीक है, इवन रिपब्लिक के टाइम पर तो सबसे ज्यादा स्लेव्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑगस्टस के टाइम पर अगर आप देखोगे तो इटली की टोटल पॉपुलेशन, रोमन एम्पायर की टोटल पॉपुलेशन 7.5 मिलियन थी, इटली की सॉरी, और उनमें से 3 मिलियन जो थे वो तो गुलाम ही थे। कैन यू इमेजिन, 7.5 मिलियन टोटल पॉपुलेशन में से 3 मिलियन तो गुलाम ही थे। कितने ज्यादा गुलामों का इस्तेमाल होता है। बट आगे आने वाले समय में ऑगस्टस के एज के बाद हमें देखने को मिलता है कि स्लेव्स का इस्तेमाल थोड़े एहतियात के साथ किया जाने लगा। इसके रीजन थे अपने, क्या कि देखो साहब, गुलाम आप अपने पास रखोगे तो गुलामों को रखने का खर्चा, उनकी हेल्थ का खर्चा, उनकी सब चीजों का खर्चा आपको ही उठाना है। आप गुलाम को अपने पास रखते हो, आप गुलाम को खाना खिलाते हो, जैसी भी कंडीशन में रखते हो उसको खाना खिलाना, उसको कपड़े देना, उसके जीवन का पूरा ख्याल रखना वो आपको ही करना पड़ता है। बदले में वो आपके लिए काम करता है ना। लेकिन क्या हो कि आप उसको ज्यादा खाना खिला रहे हो, ज्यादा आप उसको कपड़े दे रहे हो, ज्यादा उसकी दवाइयों पे खर्चा कर दे रहे हो, इतना तो वो काम भी नहीं कर रहा है। तो स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट। इसलिए रोमन साम्राज्य के अंदर कुछ राइटर्स थे जो इसके बारे में लिखते थे। जैसे कुछ राइटर्स ने लिखा कि खेतों के अंदर अगर आप स्लेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखो साहब, 2 जगहों पे गुलामों का इस्तेमाल मत करो। पहली चीज जहां पर उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, और दूसरी चीज जहां पर उनकी हेल्थ को खतरा हो। क्योंकि ज्यादा गुलाम आप रख तो लोगे अपने पास, बट उनका ख्याल भी तो आप ही को रखना पड़ेगा ना, उनको खाना पीना भी तो आप ही को देना पड़ेगा ना। इनफैक्ट आप देखो कि यूं तो बाकी लोग जो रूलर्स होते थे वो स्लेव्स के प्रति बहुत खराब व्यवहार करते थे, लेकिन आम लोग स्लेव्स के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखते थे, सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। जैसे एक बार हुआ था कि किंग नीरो के टाइम पर गुलामों को मारने की बात कर दी गई थी, तो लोग उठकर खड़े हो गए थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया था कि गुलाम नहीं मरने चाहिए। ठीक है, अब पहली और सेकंड दूसरी सेंचुरी, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट सेंचुरी और सेकंड सेंचुरी, जब ऑगस्टस ने अपना रूल स्टार्ट किया और पहले 200 साल बहुत शांतिपूर्वक थे, ज्यादा कहीं हमने बाहर दूसरे इलाकों में अटैक नहीं किया। अब गुलाम आते कैसे थे, जब हम दूसरे इलाकों पर अटैक करते थे, दूसरे राजाओं को हराते थे, उनके लोगों को गुलाम बना लेते थे। अब जब युद्ध हो ही नहीं रहे तो गुलाम आ नहीं रहे, तो क्या किया गया, एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया विच वॉज कॉल्ड स्लेव ब्रीडिंग। स्लेव ब्रीडिंग होता क्या है कि मेल और फीमेल स्लेव्स को आपस में बोला जाता है कि आप यू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, आप बच्चे पैदा कीजिए ताकि उन बच्चों को हम गुलामों की तरह इस्तेमाल कर सकें। बट धीरे धीरे करके समझ आया कि गुलाम रखना ज्यादा समझदारी वाला काम नहीं है, तो क्या किया गया, और सस्ते सब्स्टिट्यूट ढूंढे जाने लगे। जैसे पहली चीज क्या देखी राजाओं ने कि भाई साहब हम अपने लोगों से ही फ्री में काम करवा लेते हैं, उनसे बोल देते हैं कि तुम हमें ये टैक्स के फॉर्म में आप हमारे लिए काम कर दो, फ्री में काम कर दो, या फिर आप वेज लेबर हायर कर लो कि वो आएगा, वो काम करेगा, जितना काम करेगा उतना पैसा दो और उसको वापस भेज दो। ज्यादा अच्छा है ना ये, क्योंकि स्लेव्स को रखना पड़ता था, खाना खिलाना पड़ता था, और पूरे टाइम उनको जब काम नहीं भी है तो भी वो हमारे घर पे रह ही रहे हैं, तो वो ज्यादा खर्चा देता था। इससे बेटर ये कि जिससे काम करवाना है बुलाओ, जब तक काम करवाना है पैसे दो, बाकी बोलो भाई साहब आप चले जाओ। दिस वाज कॉल्ड वेज लेबर। तो लोगों ने धीरे धीरे करके स्लेव लेबर को कम करना, यूज करना शुरू किया और वेज लेबर का यूज करना शुरू किया। इनफैक्ट आप देखो कि लोगों के पास जो ऑलरेडी गुलाम थे उन्होंने उसको आजाद करना शुरू कर दिया, एंड दे वर कॉल्ड फ्रीडमैन। ऐसे गुलाम जिनको आजाद कर दिया गया हो वो फ्रीडमैन कहलाते थे, और मालिक नहीं बोला कि तुम भाई आजाद होकर तुम मेरे यहाँ एज अ मैनेजर काम कर लो या तुम मेरे यहाँ एज अ वर्कर काम कर लो, मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगा बट मैं गुलाम की तरह तुम्हें नहीं रखूंगा। लेकिन आप देखो जब वेज लेबर का कॉन्सेप्ट आया कि सैलरी देकर किसी से काम करवाना, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी को सैलरी देते हैं तो आप खड़े रहते हैं उसके ऊपर, हाँ भाई कितना काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी काम करो। होता है ना भाई, आपके घर पे कोई आ रहा है, कोई मजदूर साहब आ रहे हैं वो काम करने के लिए, तो आप उनको अगर पैसा देकर काम करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पूरे टाइम उनके सर पे चढ़े रहेंगे कि साहब काम करो काम करो, फ्री क्यों बैठे हो, बिकॉज आपको पता है आपका पैसा जा रहा है। यहां से कॉन्सेप्ट आया मैनेजमेंट ऑफ लेबर की। जब एक बार पेड लेबर्स का कॉन्सेप्ट आया तो मैनेजमेंट की बात है कि साहब एकदम घुसकर इनसे काम कराना है। वर्कर्स के ऊपर बहुत एक्सेसिव कंट्रोल किया जाने लगा। कॉल्यूमला जो फर्स्ट सेंचुरी के स्पेन के राइटर हैं वो बोलते हैं कि भाई जो लैंड ओनर्स हैं, जो खेती करते हैं, जो जमींदार हैं, उनको अपने पास जितने गुलाम है उसका डबल टूल्स रखने चाहिए। कि सपोज काम करते करते अगर कोई टूल टूट गया, कोई औजार टूट गया, तो तुरंत दूसरा औजार लाके गुलाम को दे दो ताकि काम ना रुके। क्योंकि गुलाम को फ्री बैठाने का जो जितना खर्चा है ना, टूल्स का खर्चा उससे कम आता है, तो तुम उससे लगातार काम कराते रहो। इनफैक्ट बोला गया
कि जब तक वर्कर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं होगा वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो भाई उन्होंने एक सजेशन दिया कि वर्कर्स को ग्रुप में रख दो, 10-10 के ग्रुप में रख दो, ताकि इनको देखना आसानी हो कि कैसे काम कर रहे हैं। बट इसमें एक दिक्कत ये हो जाती थी कि कई बार वर्कर्स के पैर बांध दिए जाते थे, कि 10 वर्कर्स को चेन से बांध दिया गया ताकि अब वो कहीं जा ही ना पाए और एक ही जगह रहते हुए उन्हें काम करना पड़े। इनफैक्ट प्लिनी द एल्डर, ये एक अगेन राइटर थे जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब लिखी है। इसके अंदर ये बोलते हैं कि भाई स्लेव गैंग्स बहुत खराब चीज होती थी, क्योंकि उसमें स्लेव्स को बांध दिया जाता था और 10-10 घंटे तक वो एक दूसरे से बंधे रहते थे। तो कहीं वॉशरूम जाना हो या कुछ कहीं जाना हो, बेचारे जा ही नहीं पाते थे। आगे चलकर जब फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होनी शुरू हुई और पेड वर्कर्स को हायर किया जाने लगा, तो उनके ऊपर भी बहुत कंट्रोल किया जाने लगा। जैसे फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्रीज थी अलेक्जेंड्रिया के अंदर। फ्रैंकिनसेंस एक ऐसा समझो खुशबू वाला पदार्थ होता था। तो जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन समझते हो, गोंद हो गई, या जो आप ऐसा समझो कि रेजिन्स आपने गोंद बोलते हैं बेसिकली, जो लिक्विड निकलता है ना पेड़ों से, उसको रेजिन गोंद बोला जाता है। तो वो रेजिन से खुशबूदार वस्तुएं बनाई जाती थी, परफ्यूम बनाए जाते थे, तो वो कहलाता था फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस इंडस्ट्री के अंदर तो भाई लोगों के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था कि वो जब आते थे तो उनकी चेकिंग होती थी कपड़े उतार के, जब वो जाते थे तो उनकी कपड़ी चेकिंग होती थी पूरे उतार कर, उनके सर पे मास्क होना चाहिए, मुंह पे मास्क होना चाहिए, एंड देयर वाज स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ये लेबर तो चलो ठीक है, जो ऑफिसेज या फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे। एग्रीकल्चरल लेबरर्स की हालत तो और खराब थी, बेचारे दिन दिन भर मजदूरी करते थे और उनके पास एक पल का चैन नहीं होता था। बहुत ज्यादा थकाने वाला काम होता था। कई जगहों पे तो होता था, हमें देखने को मिलता है इजिप्ट के अंदर तो लोगों ने वो खेत नष्ट करके, गांव नष्ट करके भाग गए, बोले साहब हम मजदूरी नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अति हो जा रही है। इनफैक्ट 398 में तो एक लॉ बना दिया गया था कि वर्कर्स की ब्रांडिंग कर दी जाए, ताकि अगर वो कभी भागने की कोशिश करें कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ब्रांडिंग लगा दी जाए कि भाई मैं पीडब्ल्यू का वर्कर हूं, मेरे माथे पे पीडब्ल्यू लिख दो, ताकि मैं कहीं अगर भाग के चला गया तो पहचान ले कि साहब ये पीडब्ल्यू का वर्कर, इसको जाने नहीं देना चाहिए। दिस वाज द केस व्हिच वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कैन यू इमेजिन? इवन कई बार प्राइवेट एम्प्लॉइज पता है क्या करते थे कि जॉब पे रखने से पहले एक डेट बॉन्ड साइन करा लेते थे। डेट बॉन्ड का मतलब समझते हो कि इस बंदे ने मुझसे उधार लिया और उस उधार को चुकाने के लिए मेरे पास काम कर रहा है, और अगर ये बीच में से भाग गया तो ये क्रिमिनल होगा या मैं इसको कड़ी सजा दे सकता हूं। कैन यू इमेजिन? अब लोगों के साथ इतना कठोर सर्वेंट्स, ये वर्कर्स के साथ इतना ज्यादा खराब ट्रीटमेंट होता था, उनके लाइफ इतनी वाहियात हो जाती थी कि वो ये मानते थे कि साहब वर्कर से ज्यादा बेहतर है हम गुलाम बने रहे। तो कई सारे लोग तो सर्विट्यूड में चले गए। उन्होंने कहा साहब हम गुलाम बनना ज्यादा पसंद करेंगे, कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। अभी तो हम दिन भर काम भी करते हैं, सैलरी भी नहीं मिलती, और भाई साहब हम अलग से मारे और जाते हैं। ऑगस्टीन ने तो इनफैक्ट देखा, सेंट ऑगस्टीन के टाइम पे या ऑगस्टस के टाइम पर आप देखोगे तो वहां पर कुछ लेटर्स मिले जिसमें बताया गया कि कुछ पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों को ही बेच दिया कि साहब इनको गुलाम की तरह रख लो, क्योंकि अगर ये ऐसी वर्कर्स की जिंदगी जिएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। रूरल इनडेटनेस, मतलब गांव के अंदर तो बेचारे लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, इतने गरीब हो गए थे कि भाई अल्टीमेटली वो गुलाम बन गए। उन्होंने कहा साहब हम गुलाम बन जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स ने उनको इतना ज्यादा निचोड़ लिया था। अब ऐसे ही एक इलाका है जूडिया का इलाका, सेंट्रल एशिया के आसपास के इलाकों में, नियर ईस्ट के आसपास। जूडिया में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जहां पर ज्यूज ने मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया था, एंड इट वाज कॉल्ड द ग्रेट जूइश रिवोल्ट। इनफैक्ट ये रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में भी विद्रोह हुआ था, क्योंकि जिस हिसाब से वर्कर्स को कंट्रोल किया जा रहा था, जिससे जितना उनसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, जो उनके जीवन शैली थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, बट 4th-5th सेंचुरी तक आते आते हमें पता चलता है कि सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो गई। एक एम्परर थे रोमन साम्राज्य के जिनका नाम था एनास्टेसियस। उन्होंने एक ईस्ट साइड में एक सिटी बनवाई थी जिसका नाम था डारा, और उसके लिए उन्होंने कई सारे लेबरर्स को बुलवाया था और उनको पेमेंट भी की थी कैश के अंदर। अब सोशल हायरार्कीज, रोमन साम्राज्य में क्या हायरार्कीज थी, क्या लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे? तो देखो, अर्ली रोमन साम्राज्य के टाइम पे टैसिटस हमें बताते हैं कि देयर वर 5 कैटेगरी। सबसे ऊपर होते थे सीनेटर्स, जो सीनेट के लोग होते थे, और वो इटालियन डिसेंट के ही होते थे। अर्ली एम्पायर की बात कर रहा हूं। फिर आते थे इक्विस्ट्रियन क्लास, योद्धा वर्ग, आर्मी के लोग। फिर आते थे रिस्पेक्टेबल सेक्शन, जो मिनिस्टर्स या आर्मी वाले, मतलब जो ऑफिसर्स होते थे वो। फिर आते थे चौथे नंबर पर लोअर क्लास, और फिर आते थे स्लेव्स। लेकिन लेटर एम्पायर पे क्या हुआ पता है? जो कि कॉन्स्टेंटाइन के साथ शुरू होता है। लेट एम्पायर में अब क्या हुआ? मैंने आपको क्या बताया था कि पहले सीनेटर सिर्फ इटली से आते थे, अब लोकल जो लोकल एरियाज हैं, अफ्रीका, स्पेन, नॉर्थ का जो इलाका है, वहां से लोग आना शुरू हो रहे हैं। और अब सीनेटर्स और इक्वाइट्स मिक्स हो चुके हैं, कि अब सीनेटर्स और इक्वाइट्स मर्ज हो चुके हैं, और ये कई सारे अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। दूसरे बन गए मिलिट्री कमांडर्स, जो ये लोकल मिलिट्री कमांडर्स हैं, ये आ गए। तीसरे हो गए मिडिल क्लास, जो अमीर लोग होते थे या जो मंत्री वगैरह होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, ऑफिसेज में काम करने वाले, वो लोग हो गए। चौथे आते थे लोअर क्लास। अब ये हो गई लोअर क्लास, जो गरीब लोग, जिनको ह्यूमिलियोर बोला जाता है, जैसे रूरल लेबर, इंडस्ट्रियल, माइनिंग वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन, कैजुअल लेबर। और सबसे नीचे आते थे बेचारे स्लेव्स।
मेनली वेस्टर्न एम्पायर में, एंड दिस वाज द चेंज। तो मेजर चेंज क्या हुआ कि पहले सीनेटर्स और ये जो मेंबर्स होते थे, योद्धा मेंबर्स, ये अलग होते थे। अब सीनेटर्स और इक्वाइट्स एक ही बन चुके हैं, वो कंबाइन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया प्रोविंशियल सेंटर्स का राइज हो रहा है, और अब सीनेट में केवल इटली के ही लोग नहीं बल्कि दूसरे प्रोविंशियल सेंटर्स के भी लोग आकर जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब ओलंपियोडोरस, ये 5th सेंचुरी सी के एक राइटर थे, ये बताते हैं कि भाई साहब ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे या जो ये सीनेटर्स थे, बहुत रईस थे और बहुत लूटते भी थे लोगों को, बहुत ज्यादा ये करप्ट थे। इनकी सैलरी गोल्ड में आती थी और इनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, और इतना ज्यादा करप्शन करते थे ये लोग, गवर्नर्स और ब्यूरोक्रेट्स, की इनके पास बहुत पैसा होता था। अब यूं तो अर्ली रोमन एम्पायर में लोगों के पास बोलने का हक नहीं था, लोगों के पास विद्रोह करने का हक नहीं था, लेकिन लेटर रोमन एम्पायर तक लोगों को सिविल लिबर्टीज दी जाने लगी, जिसके चलते लोग अब विद्रोह कर सकते थे और इन करप्शन के अगेंस्ट में आवाज उठा सकते थे। अब आ जाते हैं लेट एंटिक्विटी, मतलब 4th से लेकर 7th सेंचुरी तक। हमने 3rd सेंचुरी तक देख लिया था, 3rd सेंचुरी क्राइसिस आया। अब 3rd सेंचुरी क्राइसिस के आने के बाद रोमन साम्राज्य में बहुत सी चीजें बदल गई। यह माना जाता है कि फाइनल फेज है रोमन एम्पायर का। यहां पर सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं और एम्पायर का ब्रेकडाउन हो रहा है। इसकी शुरुआत होती है डायोक्लेशियन के साथ। 284 में ये राजा बनते हैं, एम्परर बनते हैं। डायोक्लेशियन साहब ने सबसे पहले क्या किया कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य हमें नहीं रखना, साम्राज्य को छोटा करो ताकि इसको संभाल पाए। तो जो भी ऐसे एरिया थे जो स्ट्रेटेजिकली या फिर इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे, उनको छोड़ दिया गया। दूसरी चीज, एम्पायर के बॉर्डर्स पर फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी की गई ताकि बाहर से कोई अटैक ना कर पाए। सिविल और मिलिट्री फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। बोले अब से सिविल फंक्शन अलग लोग देखेंगे, मिलिट्री फंक्शन अलग लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि सिविल और मिलिट्री एक साथ देखने पे वो चला। सिविल मतलब आम दिनचर्या की चीजें कि पानी, बिजली, खाना, ये सब। मिलिट्री फंक्शंस आर्मी वाला। उन्होंने कहा कि सिविल और मिलिट्री फंक्शंस अलग अलग होंगे, और अब नए मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए गए जिनको ड्यूस बोला गया। और क्या बोला गया कि ये जो ड्यूस होंगे ये प्रॉपरली केवल मिलिट्री को ही देखेंगे। इसी के साथ साथ साम्राज्य को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या किया गया, 286 सीई में डायोक्लेशियन ने रोमन साम्राज्य को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वेस्ट रोमन एम्पायर और ईस्ट रोमन एम्पायर। लेकिन अभी भी इनकी कैपिटल जो है वो रोम है, इनकी कैपिटल अभी भी कॉमन है और एक ही राजा है। ठीक है साहब। नेक्स्ट राजा है हु वाज कॉल्ड कॉन्स्टेंटाइन, और कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य में सबसे बड़े बदलाव किए। कॉन्स्टेंटाइन के टाइम तक आते आते सिल्वर की खदानें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने सिल्वर की जगह गोल्ड के सिक्के इंट्रोड्यूस किए, विच वाज कॉल्ड सॉलिडी या सॉलिडस। और ये 4.5 ग्राम के प्योर गोल्ड के सिक्के होते थे। इसी के साथ साथ 312 सी में कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। ही वाज द फर्स्ट रोमन एम्परर टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी। 324 सी में उन्होंने ईस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए एक नई कैपिटल बना दी, विच वाज कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड आगे चलकर यही कहलाई बाइजेंटियम। तो भाई ही वॉज द पर्सन। अब इन्होंने दो कैपिटल बना दी, दो राजधानी बना दी, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए अलग, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए अलग। लेकिन अभी भी इनका कॉमन जो है वो एक ही होगा, किंग जो है वो एक ही होगा, कॉमन किंग होगा। ठीक है, कॉमन किंग ही होगा अभी भी इनका। ये देखो, दिस वॉज द पर्सन कॉन्स्टेंटाइन। अब जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर में एक नई कैपिटल शुरू हुई, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक नया सीनेट बनेगा, नए मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, नए शहर बसेंगे, नए लोग आकर बसेंगे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में तेजी से शहरी विकास होने लग गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में तेजी से शहरी विकास होने लग गया। नए रूलिंग एलिट्स यहां पर आकर रहने लग गए, नए नए अर्बन सेंटर्स बनने लग गए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगे, इंडस्ट्रीज बनने लगी, ऑयल प्रेस, वाटर मिल, ग्लास फैक्ट्री, व्यापार तेजी से होने लगा। रूरल एरियाज में खेती को बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया गया। अल्टीमेटली 395 सी में आकर पता है क्या हुआ, रोमन एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, कि अब से रोमन एम्पायर के दो हिस्से होंगे, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और दोनों हिस्सों के दो अलग राजा होंगे। देयर विल बी 2 डिफरेंट किंग्स फॉर बोथ द एरिया। और यहीं से रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बिखर गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल रोम विद डिफरेंट किंग, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल विद अ डिफरेंट किंग। अब दिस बिकेम द 2 एरियाज, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और आगे चलकर आप देखेंगे ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट। आगे चलकर वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, बिकॉज ये नदर्न जर्मेनिक ट्राइब्स इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बट ईस्टर्न रोमन एम्पायर ये बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, एंड इट विल बी लेटर कॉल्ड बाइजेंटाइन एम्पायर। लेटर दिस एम्पायर विल बी कॉल्ड बाइजेंटाइन एम्पायर। बट हाँ, आगे चलकर जब यहां पर इस्लाम का उदय होगा, तब जाकर ये रोमन एम्पायर धीरे धीरे करके खत्म होगा। और फाइनली 1453 में टर्किश ओटोमन एम्पायर इस ईस्टर्न रोमन एम्पायर को नष्ट कर देगा। बट ईस्टर्न रोमन एम्पायर बहुत लंबे समय तक सस्टेन करेगा, वेस्टर्न रोमन एम्पायर टूटकर बिखर जाएगा। अब इसी टाइम पर कई सारे रिलीजियस डेवलपमेंट भी हुए। माना जाता है कि रोमन साम्राज्य में ओरिजिनली कई सारे देवी देवताओं को पूजा जाता था, ग्रीक और लैटिन गॉड्स को। देयर वर सम रोमन गॉड्स जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स। देयर वर सम ग्रीक गॉड जैसे ज्यूस, अथेना, अपोलो, पोसाइडन। इसी के साथ साथ कई सारे लोग यहाँ पर जुडाइज्म, ज्यूस जो होते हैं ना, वो जुडाइज्म को भी फॉलो करते थे, और जुडाइज्म के अंदर भी अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स होते थे। लेकिन तब आई क्रिश्चियनिटी।
फर्स्ट सेंचुरी सी में क्रिश्चियनिटी का उदय होना शुरू किया और फोर्थ सेंचुरी सी में कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। अब एक बार जब कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया तो चर्च के पास बहुत पावर्स आ गई। चर्च के जो पादरी हैं, जिनको बिशप्स बोला जाता था, दे बिकेम वेरी पावरफुल। और इन क्रिश्चियन बिशप्स ने क्या किया पता, युद्ध छेड़ दिया कि अब यूरोप के अंदर कोई भी और धर्म नहीं होगा। और उन्होंने धीरे धीरे करके दूसरे धर्मों को नष्ट करना शुरू कर दिया और हर व्यक्ति को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और एक ऐसा टाइम आया जब यूरोप में केवल क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग ही बचे एंड दूसरे धर्म एक टाइम पे आके नष्ट हो गए। अब आता है 6th सेंचुरी सीई। 6th सेंचुरी सीई के टाइम तक आते आते ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर तेजी से डिक्लाइन कर रहा था। ऑल्दो 540 में एक बहुत बड़ा प्लेग का बीमारी फैला, बट स्टिल ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज गोइंग वेरी गुड। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आगे चलकर एक राजा बने जिनका नाम था जस्टिन, और जस्टिन का जो टाइम था ईस्टर्न रोमन एम्पायर में माना जाता है सबसे बेहतरीन समय था, क्योंकि इस समय ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जबरदस्त विकास हुआ। लेकिन इसी समय वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ सर, ये जर्मेनिक कबीले जो नॉर्थ से अटैक कर रहे थे, इनके अटैक्स के चलते वेस्टर्न रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और धीरे धीरे करके बिखरने लग गया। गोथ्स, लोम्बार्ड्स, वेंडाल्स, इन्होंने अलग अलग एरियाज को, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के अलग अलग एरियाज पर कब्जा कर लिया और वहां पे पोस्ट रोमन एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया। और यहीं से शुरू होता है यूरोप के अंदर मेडिवल फेज, मध्यकालीन काल, जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया और इनने जर्मेनिक ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लिया। विसिगोथ्स ने स्पेन के ऊपर कब्जा कर लिया, बाद में विसिगोथ्स को हटाकर स्पेन के ऊपर अरब्स ने कब्जा कर लिया। फ्रैंक्स ने कब्जा कर लिया गॉल के ऊपर और उसको नाम दे दिया फ्रांस। ऑस्ट्रोगॉथ्स ने कब्जा कर लिया इटली पर, लेकिन आगे चलकर जस्टिन ने ऑस्ट्रोगॉथ्स को हटा दिया। बट ऑस्ट्रोगॉथ्स को हटाने के चक्कर में जो जस्टिन ने इटली के ऊपर ये अटैक किया, इस अटैक में इटली इतना नष्ट हो गया कि आगे चलकर लोम्बार्ड्स ने इटली के ऊपर कब्जा कर लिया। देन केम वेंडाल्स, उन्होंने अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया, बाद में जस्टिन ने उसको आजाद करा दिया समहाउ। मतलब कुल मिला के अलग अलग ये कबीलों के नाम है, अलग अलग ग्रुप्स के नाम है जिन्होंने वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब इसी बीच क्या हुआ, 7th सेंचुरी तक आते आते ससानियंस ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर तो देखो विशिगोथ्स, फ्रैंक्स, ऑस्ट्रोगॉथ्स, लोम्बार्ड्स, वेंडाल्स ने कब्जा कर लिया। जस्टिन ने किसी तरीके से कोशिश की कि इनको बचाया जा सके, बट इसी बीच क्या हुआ, इनके ईस्टर्न साइड से पर्शियन एम्पायर ने दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर अब यहां ससानियन से लड़ने में इन्वॉल्व हो गया और इसको पूरी तरीके से छोड़ दिया। इसी बीच क्या हुआ, इस्लाम का उदय हुआ अरेबिया के इलाकों में, और जब इस्लाम का उदय हुआ तो इन्होंने ससानियन एम्पायर को नष्ट कर दिया, जिसके चलते समहाउ ईस्टर्न रोमन एम्पायर सस्टेन कर पाया। अब 7th सेंचुरी में ईस्टर्न प्रोविंसेस के ऊपर पर्शिया ने अटैक करना शुरू कर दिया। समहाउ हम पर्शिया को हरा रहे थे, पर्शिया से अपने टेरिटरीज को जीत रहे थे, बट इसी बीच एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ विच वाज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर टू अकर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, विच वाज द राइज ऑफ इस्लाम। इसकी शुरुआत हुई 1612 से, जब प्रॉफिट मोहम्मद जी ने कहा कि मुझे कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल रेवलेशंस हो रहे हैं। 1622 में प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना गए और उन्होंने एक रिलीजन की स्थापना कर दी विच वाज कॉल्ड इस्लाम। 1632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई और 1642 तक आते आते एक साम्राज्य बन गया विच वाज कॉल्ड इस्लामिक साम्राज्य। अब इस इस्लामिक साम्राज्य ने धीरे धीरे करके ईस्टर्न रोमन एम्पायर और ससानियन एम्पायर के काफी इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया एंड एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया अरेबिया, सीरिया और ईरान को कब्जे में करते हुए। लुक एट दिस, ये रहा ईरान, लुक एट दिस, ये रहा ईरान, अरेबिया, मक्का, मदीना, ये रहा जूडे, देख रहे हो जहां पे मैंने बताया था। तो ये सब इलाके इन्होंने अपने कब्जे में किया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर यहां पर तब तक ठीक ठाक चलता रहा। बट फाइनली इस इस्लामिक एम्पायर ने 1453 में ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर बोला जाता है, उस पर कब्जा कर लिया। ये एक टाइमलाइन है, इसको देख लीजिएगा, आपको पूरी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसी चैप्टर के आगे हम कवर करेंगे 4th चैप्टर के अंदर, याद है द 3 ऑर्डर्स, कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर में फिर क्या हुआ जब एक बार नदन जर्मैनिक कबीलों ने कब्जा कर लिया वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर, तो वहां पर आगे क्या हुआ, ये कहानी कंटिन्यू होती है 4th चैप्टर के अंदर, द 3 ऑर्डर्स वाला, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, आई होप मजा आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, बाय बाय, सायोनारा।